बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 है आज आपका। चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। बेटा लास्ट टाइम तक सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके कुछ फैक्टर्स वगैरह पढ़ाए थे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसकी डेरिवेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स डेरिवेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। देखें वो बेसिकली इस लॉ के अंदर क्या बोल रहे हैं, दो पार्ट हैं इस लॉ के। पहला पार्ट है कि एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के हिसाब से अट्रैक्ट करता है। सही है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और वो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जितनी भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जितना उनका मास ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना मास उनका कम होगा फोर्स उतनी ही कम होगी। यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्शन ज्यादा होगी और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें अट्रैक्शन कम होगी। और दूसरा एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, के उनके सेंटर्स में, ये वाला जो सेंटर पार्ट है, सेंटर्स में अट्रैक्शन जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ देयर, बिटवीन स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर्स। यानी सेंटर्स का जो रेडियस है वो जितना कम होगा, सही है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम होगी, और जितना दो बॉडीज के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जितना हम दो बॉडीज को आपस में एक दूसरे के करीब लाएंगे उतना ही जो है वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और जितना एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे उतना ही उनके दरमियान में अट्रैक्शन कम होगी। जस्ट लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट आयरन के ऊपर चिपकता है, हमें पता है। ठीक है, आयरन की नेल्स पड़ी हुई हैं, कीलें पड़ी हुई हैं, और मैग्नेट है। अब अगर आप मैग्नेट को डिस्टेंस पर रखोगे तो वो नेल्स उसके ऊपर नहीं चिपकेंगी, और जैसे ही मैग्नेट को उनके करीब लेकर जाओगे वो नेल्स उसके ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगी, फौरन अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वो बेसिकली लॉ, वो जो है लॉ है, ये एग्जाम्पल है उसकी कि डिस्टेंस से आपकी अट्रैक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, और डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेरिवेशन देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। जो पहला पहला वाला पार्ट था कि इस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के मुकाबले के बराबर। यानी जितना मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतनी उसके दरमियान में अट्रैक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, यानी मासेस जितने ज्यादा होंगे फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम यहाँ से रेडियस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही उसमें क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू, न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। समटाइम वो k से रिप्रेजेंट होती है, और यहाँ पर जो है वो g से रिप्रेजेंट होगी, और g कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है आपके पास फिक्स होती है। g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा। अब इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। गुड। आप नेक्स्ट आ जाते हैं।
अब ये आपकी एक डेरिवेशन आती है, डिस्क्राइब द मेथड टू डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ, कि आपको इसमें एक तो मास ऑफ द अर्थ निकालने के लिए जो फार्मूला जनरेट होगा वो फार्मूला बताना है, सही है, फार्मूला यानी कि ड्राइव करके बताना है कि मास ऑफ द अर्थ क्या किस तरह निकल सकता है, किस फार्मूले से। और दूसरा फिर उस मास ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करके भी दिखाना है कि अर्थ का मास कितना होता है, ठीक है। तो द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। देखिए मास ऑफ द अर्थ को जो है हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के साथ से की मेथड से जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बड़ा वाला सर्कल आप देख रहे हैं ये आपकी अर्थ है, और इस अर्थ पर एक बॉडी रखी हुई है जो कि स्मॉल सर्कल है, ऊपर एक छोटी सी बॉल रखी हुई है, ये बेसिकली जो है एक बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, सही है। क्योंकि हमें अगर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लगाना है इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, तो हमारे पास जो है वो दो बॉडीज होनी चाहिए। एक बॉडी तो अर्थ खुद है जिसका हमें मास निकालना है, और दूसरी बॉडी हमने सपोज की है कि जो अर्थ के ऊपर रखी हुई है, सही है, अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, और अर्थ के सेंटर से उस बॉडी तक का जो फासला है वो है आपका रेडियस। क्योंकि एक सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पर अर्थ के सेंटर से उस बॉडी तक का यानी अर्थ की बाउंड्री तक का जो फासला है वो आपका रेडियस हो जाएगा, जिसको हम लोग RE से रिप्रेजेंट करेंगे आगे, रेडियस ऑफ द अर्थ। और ME जो है वो आपका मास ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द मास ऑफ द अर्थ इज ME then the force which is earth attract the body toward the center is given by law of gravitation। तो अगर मास ऑफ द अर्थ ME से रिप्रेजेंट हो रहा है तो जो फोर्स उस पर लग रही है वो आप उसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे, और F बराबर हो जाएगा आपका G ME M अपॉन R स्क्वायर, सही है। G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME आपका मास ऑफ अर्थ है, M जो है आपका स्मॉल मास है जो कि किसी दूसरे एक और बॉडी जो अर्थ पे रखी हुई है, और R उसका रेडियस है। बट वी नो दैट द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेट W। तो देखें बेटा जो फोर्स जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है सेंटर की तरफ से, सही है, उसको हम वेट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि देखें वेट क्या होता है, वेट की जब मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा था उसमें था कि वेट क्या होता है, वेट बेसिकली डिपेंड करता है अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर। तो और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। तो ये जो बॉडी है इसका वेट किससे रिप्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ से, सही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होगी। तो यहाँ पर फोर्स बराबर हो जाएगी वेट के बराबर, कि जितना इस बॉडी का वेट होगा उतनी ही उसमें जो है वो फोर्स जनरेट होगी अट्रैक्शन की, ठीक है। तो लिहाजा F बराबर हो जाएगा W के। अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए कंपेयर करने में होता ये है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो जाती हैं क्योंकि दोनों सेम है, और W डायरेक्टली कंपेयर किससे हो जाएगा, G ME M अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका कंपैरिजन हो गई दोनों इक्वेशंस की। बट W जो इटसेल्फ है वो किसके बराबर है, mg के, ठीक है। तो W इज इक्वल टू mg वेयर g जो है वो आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ में, सही है, जो अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, ये वो ग्रेविटी है, सही है, स्मॉल g। तो इसके अंदर आप लोगों के पास आपने W की जगह पर स्मॉल g रख दिया, mg इज इक्वल टू g ME M अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए बेटा ये जो M है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है G के साथ। अगर हम इसको ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज जब ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होती है तो वो अपनी साइन उसकी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लस है तो माइनस में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो M यहाँ पर ऑपोजिट साइड में शिफ्ट होकर डिवाइड होगा और दूसरे वाले M से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं,
कि इस वाले m को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो आप लोगों के पास रिमेनिंग क्या बचा, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला m इस वाले m से कैंसिल हो गया। अब ये फार्मूला आ गया। अब बस एक स्टेप बाकी बचा हुआ है, आपको बेसिकली निकालना है मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ द अर्थ निकालने के लिए जितनी भी चीजें इसके साथ एक्स्ट्रा हैं उनको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है आर स्क्वायर, इसको जब हम ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये जी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, ये यहाँ पर एम ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये जी से डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो आपकी जो एम ई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी आर स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ का। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछ लिएगा। तो ये आपका मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला हो गया। ये जो स्मॉल जी है वो आपका ग्रेविटी के बारे में है। ठीक है, ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें, अगर न्यूमेरिक एग्जाम में सवाल आता है कि आपको सिर्फ मास ऑफ द अर्थ का फार्मूला बताना है, ड्राइव करना है फार्मूला फॉर मास ऑफ द अर्थ, तब तो आप इतना करेंगे और बस काफी होगा। ठीक है, अगर वो आपको ये सेंटेंस लिखकर देते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ, कि मास ऑफ द अर्थ आपको कैलकुलेट भी करना है, तो बेटा मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी किस्म के डेटा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ है। जी की वैल्यू भी हमें पता है, वो होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, और ये होती है 6.67 10 टू द पावर -11 10 टू द पावर 11। ठीक है, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है, जो कि होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो अब आपके पास जो ये फार्मूला है जी आर स्क्वायर और जी, इसमें ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर दें। जी की जगह पर आपने 9.8 रख दिया, आर की जगह पर आपने 6.4 रखा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। ये रेडियस की वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू अर्थ के रेडियस की, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा दिया, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। इन तमाम वैल्यूज को आपने जो है वो अपने कैलकुलेटर में रखकर पुट किया। ठीक है, साइंटिफिक यूजुअली आप लोगों को अलाउ नहीं होता, आप मैनुअल ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप इसके स्क्वायर्स ओपन कर लें, 6.4 का स्क्वायर निकाल लें। ठीक है, फिर उसके बाद 10 टू द पावर 6 है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12। ठीक है, और ये जो -10 टू द पावर 11 है, इसको ऑपोजिट साइड पर यानी ऊपर शिफ्ट कर दें। ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये न्यूमिनेटर में हो जाएगा। और जब कोई भी पावर, सिर्फ पावर शिफ्ट करेंगे बेटा, ये 10 टू द पावर -11। ठीक है, 6.67 वहीं पर ही रहेगा। सही है, इसको शिफ्ट नहीं करना। 10 टू द पावर 11 को जब हम शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ तो ये +11 हो जाएगा, और 10 टू द पावर +11 है। ठीक है, ये 10 टू द पावर 6, ये आपका 12 हो गया, और +11 दोनों ऊपर जाकर, क्योंकि बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। आप लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि जब भी किसी दो सब ऑब्जेक्ट्स की बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 12 और ये 11 ऐड होकर जो है वो 23 बन जाएंगे। इन सबको आपस में जो है आपने मल्टीप्लाई करवाया, एक्सपोनेंशियल्स को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके मैनुअल कैलकुलेटर में उसका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपने 9.8 को 6.4 से मल्टीप्लाई करवाया, 6.4 के स्क्वायर से, और फिर उसके बाद जो भी आंसर आया उसको 6.67 से डिवाइड करवाया। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। तो ये आपका जो है वो मास ऑफ अर्थ होता है, यानी कि 6 के बाद 24 जीरो लगा दें अगर हम,
तो आपका मास ऑफ अर्थ उसके बराबर होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा दोनों स्टूडेंट्स को? बेटा कोई प्रॉब्लम? सर ये आंसर कैसा है फिर से बता दो सर। देखें, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले 6.4 का स्क्वायर इंडिविजुअल निकालें, ठीक है, जो भी इसका स्क्वायर आता है, ठीक है, 37-38 पॉइंट समथिंग आएगा। और 6 का स्क्वायर, ये आपका 10⁻⁶ है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 12। अब ये 10⁻⁻11 को पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें, ये -11 है, ये ऊपर जाएगा ऑपोजिट साइड, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी पावर, इसकी 10 की पावर 11 हो जाएगी। सही है। अब ये 12 जो ऊपर वाली पावर पहले से मौजूद है और ये वाली पावर -11 ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी, तो दोनों पावर्स को आपस में ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 23। ठीक है। और ये 9.8 6.4 का जो भी आपने स्क्वायर निकाला है 37-38 पॉइंट समथिंग होगा, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइडेड बाय 6.67 करवा देंगे। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा 60 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, 61 या 60 पॉइंट समथिंग करके। तो आप उसमें एक डिजिट और डेसिमल को पीछे भेज देंगे तो आपका आंसर 10⁻24 आ जाएगा। सही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। अब ठीक है बेटा। अब इसके बाद जी बेटा बोलिए। अब देखें बेटा यहां पर explain how the value of g decrease with a change in the altitude, variation of g with altitude। ठीक है, देखिए बेटा वो बोलना है बेसिकली कि हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैल्यू ऑफ जी यानी कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। सही है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होती रहती है, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटी डिक्रीज होगी, और ऊपर जाएंगे और डिक्रीज होगी। जैसे ही आप अर्थ से बाहर निकल जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू और ज्यादा तेजी में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पर ग्रेविटी आपकी 0 हो जाएगी। हमें पता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। अगर आप वहां पर कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे नहीं गिरेगी बल्कि वहीं पर ही फ्लोट करती रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है हमारे ड्रॉप करने की वजह से तो वो उसकी वजह ग्रेविटी होती है। सही है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन पर गिरता है। अगर ग्रेविटी ना हो तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही हवा में फ्लोट करता रहे। तो यही काम जो है वो यहाँ पर भी है। वो उनको आप सिर्फ ये एक्सप्लेन करके बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब एल्टीट्यूड पर जाता है तो उसकी ग्रेविटी डिक्रीज किस तरीके से होती है। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ यानी मास यहाँ पर रखी हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये वही वाला है फार्मूला जो हमने अभी करा था मास ऑफ द अर्थ निकालने के लिए, कि वेट जो है वो W बराबर हो जाएगा G(m)(me)/r²। ठीक है, अपॉन R। W बराबर होता है बेटा mg के। सही है, वेट का फॉर्मूला है, m से m कैंसिल, g किसके बराबर हो जाएगा G/r। बेटा यहाँ पर r² आएगा। ठीक है, जब आप कॉपी में इसको नोट लिखें तो करेक्शन कर लिएगा, ये r² है। अब सिंस G एंड me, देखें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है और me जो मास ऑफ द अर्थ है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, जो कि आपने अभी ऊपर ही निकाला है। ठीक है, वो दोनों ही जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G है वो डिक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए बेटा, जो ग्रेविटी आपकी मैक्सिमम ग्रेविटी होती है वो अर्थ के सेंटर में होती है। ठीक है,
अब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं यानी कि एल्टीट्यूड कवर करते हैं, वैसे वैसे जो है उसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यही आपको बताना है कि जैसे जैसे जो है हम सेंटर से दूर जाएंगे, अर्थ की ग्रेविटी वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सही है, क्योंकि हम एल्टीट्यूड कवर कर रहे होंगे और जितना हम सेंटर से दूर होंगे उतनी आपकी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। इसी को आपने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखकर बताना था। तो ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कि हमने जैसे ही सेंटर को छोड़ना शुरू किया, हमारी ग्रेविटी डिक्रीज होती रहेगी और एक पॉइंट आएगा जब हम अर्थ की सरफेस से बाहर निकल जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी जो है वो तकरीबन तकरीबन जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ के बाहर ग्रेविटी नहीं होती। सही है, तो उसकी अट्रैक्शन पावर भी जो है वो खत्म हो जाएगी। बेटा क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन जो आपके पास आती है वो है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh एट एल्टीट्यूड h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी इसमें आपको एक्सप्रेशन बतानी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। सही है, कि एल्टीट्यूड पर जो ग्रेविटी आपकी डिक्रीज होती है वो किस फॉर्मूले के तहत होगी। सही है, द g at any point above the surface of the earth will vary inversely as the square of the distance from that point to its center। ठीक है, वही बात बताइए बेटा कि ग्रेविटी वेरी करती है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा सेंटर से तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। इनवर्सली के अंदर हमेशा क्या होता है कि एक की वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इफ बॉडी मूव्ड अप टू द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। तो अगर एक बॉडी एक हाइट कवर कर रही है सरफेस ऑफ द अर्थ से, जैसे कि बेटा ये कि ये आपकी बॉडी है, ये मास, ये m जो लिखा हुआ है ये आपकी एक बॉडी है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ से एक हाइट कवर कर रही है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, h से। तो जो हमारा टोटल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी एट हाइट, क्योंकि हम लोग हाइट पर जा रहे हैं तो जी एच हो जाएगा। सही है, इज इक्वल टू जी एम ई। जी एम ई तो वही फॉर्मूला आएगा जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में आता है, ये वाला, सॉरी जो आपके लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में आता है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में, जी एम ई। और साथ में यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसमें देखें क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस था आर स्क्वायर, जो आपका रेडियस था आर स्क्वायर, वो बेसिकली आर अब किससे मिलकर बन रहा है, वो रेडियस में एक तो रेडियस का आर है और दूसरा एक हाइट भी वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है क्योंकि वो एल्टीट्यूड पर जा रहा है। तो इस वजह से जो है वो आपका हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखें बेटा इक्वेशन नंबर 2 ये है तो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ होगी, तो इन्होंने इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, और आप भी जब जो है ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंबाइन करके ही लिखेंगे। ठीक, और उसमें देखें इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपकी बेसिकली ये वाली इक्वेशन है, g इज इक्वल टू जी अपॉन आर, एम ई भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एडिशन कर लिएगा जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, तो वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करवाते हैं, तो जी एच अपॉन जी हो जाएगा। जी एच की जगह पर आपने जी एच की वैल्यू रखी और जी एच की वैल्यू क्या है जो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास गिवन है, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, स्मॉल जी, यानी कि जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू ये रखी हुई, जी इज इक्वल टू जी यहाँ पर आएगा एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो आपने ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया। ठीक है,
अब उसके बाद जी एच अपॉन जी बराबर हो जाएगा आपके जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जब भी हम किसी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर नीचे है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जी एम ई जो है वो आपका ऊपर है तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जी एच अपॉन जी बराबर हो जाएगा जी एम ई आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन जी एम ई। ठीक है, अब बेटा ये जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी। यानी कि जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर और जी एम से जी एम ई कैंसिल होगा। अब इसमें जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर न्यूमिनेटर में आर स्क्वायर बचेगा और डिनोमिनेटर में जो है वो आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर बचेगा इस साइड पर। अब इसको हमने 1 अपॉन का फैक्टर बनाकर लिख दिया कि 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है, इसका रीजन था आगे क्योंकि इसके ऊपर हमें एक फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए जो है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आर है, जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वापस वही एक्सप्रेशन आपकी वापस आ जाएगी। अब इसके बाद 1 अपॉन यहाँ पर आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आर प्लस एच का होल स्क्वायर के ऊपर हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जी एच अपॉन जी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2HR, आर आपका ए है, एच आपका बी है, सही है, तो प्लस 2HR प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि एच आपका बी था तो एच का स्क्वायर। अब यहां पर क्योंकि ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो हर एक के साथ इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हर एक के साथ जो है ये इंडिविजुअली 1 बाय 1 डिवाइड हो जाएगा। तो जी एच अपॉन जी बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे इस वाले आर स्क्वायर से डिवाइड हुआ, फिर प्लस 2HR अपॉन आर स्क्वायर जब इससे डिवाइड हुआ, फिर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जब वो इससे डिवाइड हुआ। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या हो गया, जी एच अपॉन जी बराबर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 2h अपॉन आर, क्योंकि देखें बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 प्लस 2h अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल हुआ। अब देखें इसमें क्या है, इस आर से एक आर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर 2 आर हैं। ठीक है, एक आर इस आर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या 2h ऊपर से और नीचे से क्या बचा सिंपल आर। ठीक है, प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो सकती थी तो ये एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब एस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज नेग्लिजिबली स्मॉल। देखिए बेटा यहाँ पर हाइट और रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी छोटी चीज के ऊपर, सही है, एक चीज जिसकी वैल्यू छोटी हो अगर हम उसके ऊपर स्क्वायर लगाएं तो उसकी वैल्यू मजीद छोटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग जो है किसी छोटी वैल्यू को फॉर एग्जांपल 0.02 का स्क्वायर लगाएं तो वो आंसर हो जाएगा 0.002, सही है, 0.004,
फिर जब उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो वो और छोटा हो जाएगा 0.0000016। ठीक है, तो किसी भी छोटी वैल्यू के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगाते हैं, वो वैल्यू जो बहुत छोटी हो, मतलब 0.0 की वैल्यू में आ रही हो, ठीक है, जो डेसिमल वैल्यू हो, तो अगर उसके ऊपर अगर आप स्क्वायर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू मजीद क्या होती है, छोटी हो जाती है। इस वजह से हमने एच स्क्वायर और आर स्क्वायर वाली टर्म को नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो इस वजह से उनको नेग्लिजिबल कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। और निगलेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसको एक्सप्रेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू काउंट करने का कोई फायदा नहीं है। हम जो भी वैल्यू उसको काउंट करेंगे वो बहुत ज्यादा छोटी आएगी। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2h अपॉन आर। ये आपकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 2h अपॉन आर। अब जी एच यहाँ पे लिखा हुआ है, जी एच यहाँ जी एच अपॉन जी, जी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जी मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 1 प्लस 2h अपॉन आर, इस पूरी टर्म को उठाकर हमने ऑपोजिट साइड ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था और इसकी पावर जो है नीचे क्या थी, 1 थी। जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। और मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज ऊपर शिफ्ट होती है तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। सही है, और अगर नेगेटिव हो तो उसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इन शॉर्ट ये कह लें आपके ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू जी, और पावर इसकी जो है वो ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और फाइनली -1 पावर हो तो अंदर भी जो है वो प्लस की पावर फिर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, तो जी एच आपका बराबर आ जाएगा G1 माइनस 2h अपॉन आर की पावर -1। बेटा यहाँ पर जो ये जो माइनस आया है ये बेसिकली बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से आया है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम आप लोगों का टॉपिक नहीं है। वो जब आप फर्स्ट सेकंड ईयर की मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ काउंट होती है, बायनोमियल थ्योरम, उसमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है, बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो इस वजह से जो है आप इसमें अपनी याद दहानी के लिए बस ये रख सकते हैं जहन में कि यहाँ पर प्लस होगा तो लास्ट स्टेप में आपको इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर और -1। और ये इक्वेशन आपको बता रही है, दिस इक्वेशन shows that the greater the value of h, the smaller is the value of g, और value of g decreases with altitude। यानी कि वही बात कि इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे जो है आप एल्टीट्यूड अटेंड करते हैं, जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा ये आज आपकी क्लास थी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बस पूछ लें। चलो तो बेटा फिर इंशाल्लाह कल क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।